अनिका हंस पड़ी, थोड़ी खींच के साथ। तुम हमेशा यही कहती हो, लेकिन कभी मुझे शामिल ही नहीं करती। हर बार अकेले ही सब निपटा लेती हो। उसके जहन में वह दिन कौंध गया जब शनाया ने पूरी टीम के साथ शुभम गुप्ता के घर पर धावा बोल दिया था। जैस्मीन ने तब पूछा था, क्या अनिका को भी बुलाएं? और शनाया ने उसे बताया तक नहीं। अनिका को आज भी लगता था जिंदगी का सबसे रोमांचक तमाशा उसने मिस कर दिया। शनाया हंस पड़ी और आगे बढ़कर अनिका को गले लगा लिया। उसके स्पर्श में अपनापन और शरारत दोनों थे। नाराज मत हो अनिका, उसने मुस्कुराते हुए कहा। मैं वादा करती हूं अगली बार जो भी मजेदार हंगामा होगा उसमें तुम जरूर शामिल रहोगी। अनिका ने आंखों में चमक लिए जवाब दिया। मुझे पकड़ो मत, तुम्हारा आदमी मुझे ऐसे घूर रहा है जैसे अभी भस्म कर देगा। कहते हुए उसने हल्के से शनाया को एक ओर धकेला और हंसते हंसते रसोई की ओर चली गई, जहां से खाने की खुशबू आ रही थी। शनाया ने अनायास ही वैभव की ओर देखा। उसका चेहरा सख्त था, आवाज में हल्की जलन छिपी हुई थी। औरत ही सही, वैभव ने कहा, लेकिन मुझे पसंद नहीं कि तुम उसे गले लगाओ। अगर किसी को पकड़ना है तो मुझे पकड़ो। शनाया ने पल भर में उसकी ओर झुककर उसके गाल पर हल्की सी चुंबन जड़ दी, फिर शरारत से गाल को चुटकी काट ली। ठीक है, ठीक है, उसने हंसते हुए कहा। अब से सिर्फ तुम्हें ही पकड़ूंगी। अब हाथ धो लो, तुम्हें खाना खिला दूं, फिर मुझे मौसी के घर जाना है। वैभव ने ऐसे शिकायत की जैसे कोई नेग्लेक्टेड पति हो। मेरे पास करने को कुछ नहीं है, फिर भी तुम मुझे साथ नहीं चलने दे रही। शादी के बाद से हम एक भी प्रोग्राम में साथ नहीं गए। शनाया ने भौं उठाई, आंखों में हल्की चुनौती तैर गई। और वो किसकी गलती है? वैभव तुरंत चुप हो गया। गलती उसकी ही थी। अगर उसने अपनी पहचान उससे छुपाई न होती तो कब के दोनों साथ में सोशल प्रोग्राम्स की शान बन चुके होते। अब हाल यह था कि वह घर पर रह जाता और उसकी पत्नी अकेले बाहर जाती। मन ही मन खींचते हुए भी वैभव को देखना पड़ा कि शनाया अनिका की कार में बैठी और गाड़ी धीरे धीरे आंखों से ओझल हो गई। कुछ देर किताबों की दुकान के बाहर खड़ा रहने के बाद उसने गहरी सांस ली और बुदबुदाया, लगता है मेरी पत्नी ने ही मुझे छोड़ दिया है गायत्री शर्मा जी। पास ही खड़ी गायत्री शर्मा, जो वर्षों से वैभव की देख रेख कर रही थीं, शांत स्वर में बोली, साहब, आपकी पत्नी जो कुछ भी कर रही हैं आपके लिए ही कर रही हैं। आपको आभारी होना चाहिए। शनाया गायत्री शर्मा के करीब थीं। वैभव की असली पहचान सामने आने के बाद सुंदर ने हालात पर विचार किया और तय किया कि गायत्री शर्मा अपनी नौकरी जारी रखेंगी शनाया के साथ। मुझे इससे कोई आपत्ति नहीं है, वैभव ने कहा। वह जानता था कि शनाया के मन में कहीं ना कहीं संकोच है, लेकिन उसके लिए उसका अतीत, उसका सामाजिक स्तर कुछ भी मायने नहीं रखता था। वैभव के लिए शनाया ही काफी थी। वह किसी अमीर घर में पैदा नहीं हुई तो क्या हुआ? हर किसी की जिंदगी में एक दौर ऐसा आता है जब उसके पास कुछ नहीं होता। हर कोई बड़े शहर में, बड़े घर में पैदा नहीं होता। गायत्री शर्मा ने धीरे से कहा, लेकिन आपकी पत्नी को इसकी परवाह है। वह आपके संसार में खुद को ढालना चाहती है, सीखना चाहती है, क्योंकि वह आपसे प्यार करती है। आगे का रास्ता लंबा और मुश्किल है। वह आपके बराबर खड़े रहना चाहती है। हमें उसका पूरा साथ देना चाहिए। एक बड़े परिवार की बहू होना आसान नहीं होता। मैडम राणा का नाम अपने साथ दबाव और जिम्मेदारियां लेकर आता है। शनाया ये सब वैभव के लिए कर रही थी। खुद को बेहतर बनाने की उसकी कोशिशें बस एक ही बात कहती थीं, वह उसे सच्चे दिल से चाहती है। आखिर कौन किसी के लिए खुद को बदलता है अगर दिल से जुड़ाना हो? वैभव की आवाज में अनकहा डर झलक आया। मुझे डर है कि कहीं उसे यह सब भारी न पड़ जाए। आखिरी चीज जो मैं चाहता हूं वह यह है कि वह कह दे कि हम एक दूसरे के लिए बने ही नहीं और तलाक मांग ले। गायत्री शर्मा ने बिना झिझक कहा, आपको खुद पर भी भरोसा रखना चाहिए और उस पर भी साहब। काफी देर की चुप्पी के बाद वैभव ने ठंडी आवाज में कहा, वह मुझे छोड़ सकती है अगर चाहे, लेकिन उसके अकेले होने का सिर्फ एक ही तरीका है, अगर वह विधवा बने। गायत्री शर्मा स्तब्ध रह गईं। उनके पास कहने को कुछ नहीं बचा। अच्छा ही था कि शनाया वहां नहीं थी, वरना वैभव के ये कठोर शब्द एक और तूफान खड़ा कर देते। ट्रैफिक पुलिस द्वारा अंकुश की कार जब्त कराए जाने के बाद ही
वैभव अपने सुरक्षा दल के साथ वहां से रवाना हुआ। मित्तल निवास में आखिरकार शनाया ने वह गाउन पहना जिसे उसकी चुनिंदा नजर वाली मौसी माधुरी ने खुद उसके लिए चुना था। माधुरी ने उसके पूरे पहनावे को अपने हाथों से संवारा था, मानो हर सिलवट में भविष्य की चमक छुपी हो। आईने में खुद को देखते हुए शनाया को लगा यह सिर्फ एक कार्यक्रम नहीं था, यह उसके नए जीवन की एक और परीक्षा थी और वह पीछे हटने वालों में से नहीं थी। शनाया का मानना था कि वह कुछ भी पहन ले, उसकी सादगी ही उसकी पहचान थी। लेकिन माधुरी मौसी इस बात पर अड़ी थी कि आज की शाम के लिए सही ढंग से तैयार होना जरूरी है। आज का कार्यक्रम किसी बेहद एलीट क्लास तक सीमित नहीं था, बल्कि अपर मिडिल क्लास के लिए आयोजित किया गया था, जहां चेहरे से ज्यादा व्यवहार और चाल ढाल देखी जाती है। माधुरी ने पहले इस सामाजिक आयोजन में जाने का मन नहीं बनाया था, लेकिन जब शनाया ने उनसे मदद मांगी तो उन्हें लगा कि यह शनाया के लिए उस सामाजिक दायरे में प्रवेश करने का सही मौका हो सकता है। इसी सोच के साथ उन्होंने होस्ट को सूचित किया कि वह शनाया के साथ आएंगी ताकि उसकी शुरुआत सहज हो सके। क्योंकि यह कोई शाही या बेहद हाई लेवल प्रोग्राम्स नहीं था, इसलिए बहुत ज्यादा भड़कीला पहनावा जरूरी नहीं था। माधुरी ने जानबूझकर शनाया के लिए सबसे महंगा या चमकदार गाउन नहीं चुना। वैसे भी शनाया की काया छरहरी थी, नैन नक्श तीखे और व्यक्तित्व में एक स्वाभाविक गरिमा थी। कोई भी पोशाक उस पर फब जाती। जब शनाया गाउन पहनकर बाहर आई तो माधुरी की आंखों में संतोष झलक आया। शनाया, उन्होंने कहा, तुम्हारे व्यक्तित्व में एक अलग ही नजाकत है। यह ड्रेस तुम्हारे शरीर पर बहुत खूबसूरत लग रही है। बस एक बात याद रखना, तेज मत चला करो। हालांकि शनाया ने आत्मरक्षा की ट्रेनिंग ली थी और उसके कदमों में आत्मविश्वास था, लेकिन उसकी चाल में वह पारंपरिक नरमी नहीं थी जो अक्सर समाज की महिलाओं में देखी जाती है। उसका चलना तेज था, काफी तेज। शनाया ने आधी हंसी आधी शिकायत में कहा, मौसी, इन हील्स में तो मैं किसी को कुचल भी सकती हूं। वह ज्यादातर स्नीकर्स या फ्लैट्स पहनने की आदी थी। सिर्फ कभी कभार जब जैस्मीन या सक्सेना मैडम के साथ किसी अच्छे कार्यक्रम में जाती तब किटन हील्स पहन लेती थी। ऊंची एड़ी की सैंडल उसके लिए लगभग अजनबी थी। माधुरी ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, अगर तुम अनिका के साथ किसी प्रोजेक्ट या बिजनेस में निवेश करना चाहो तो मैं पूरा समर्थन दूंगी। तेज चलना मुझे बुरा नहीं लगता, लेकिन आज की रात तुम्हें एक लेडी की तरह पेश आना होगा। धीरे धीरे चलना। याद है, परसों शॉपिंग करते समय मैं तुम्हारे साथ चल ही नहीं पा रही थी। यह सुनकर शनाया के गाल हल्के से लाल हो गए। तभी अनिका ने मुस्कुराते हुए एक डिब्बा खोला। उसमें आज की रात के लिए चुनी गई बेहद खूबसूरत पतली और ऊंची स्टिलेटो हील्स थीं। उन्हें देखते ही शनाया का दिल थोड़ा बैठ गया। मौसी, अनिका, उसने संकोच से पूछा, मुझे डर लग रहा है। ये हील्स बहुत ऊंची और पतली हैं, अगर मैं दौड़ी तो टूट तो नहीं जाएंगी? माधुरी कुछ पल के लिए निरुत्तर रह गई। अनिका हंस पड़ी, कोई तुमसे इन हील्स में दौड़ने को नहीं कह रहा। शनाया ने एक बार मौसी के चेहरे की ओर देखा, फिर गहरी सांस लेकर हील्स पहन ली। उसने अनिका का हाथ थामा, उठी और बहुत सावधानी से कुछ कदम चलने की कोशिश की, दिल ही दिल में जूते उतार फेंकने की तीव्र इच्छा दबाते हुए। उसे अपने घर की आरामदेह चप्पलों की बहुत याद आ रही थी। इन हील्स में सीढ़ियां उतरो, माधुरी ने निर्देश दिया, और सामने लॉन में कुछ चक्कर लगाओ। जब तुम्हें सहज लगने लगे तब हम निकलेंगे। तभी उन्हें एहसास हुआ कि वह कपड़ों और जूतों के चुनाव में इतनी व्यस्त हो गई थी कि अभ्यास करवाना ही भूल गई। शनाया ने चुपके से जीभ बाहर निकाली, लेकिन मौसी की बात टालने की हिम्मत नहीं हुई। वह संभल कर कमरे से बाहर निकल गई। मैं भी साथ चलती हूं, शनाया अम्मा, अनिका ने कहा। शनाया की हालत पर तरस खाकर वह हंसते हुए उसके साथ हो ली। कमरे से बाहर निकलते ही अनिका ने देखा शनाया रेलिंग को कसकर पकड़े चल रही थी। उसने शरारती सहानुभूति के साथ कहा, यह सब तुमने खुद चुना है, किसी से भी मदद ले सकती थी, लेकिन तुम मेरी मां के पास गईं। उन्हें शिष्टाचार से प्यार है, लगभग रानी के दरबार जैसी ट्रेनिंग दे सकती हैं। अगर जरा भी गलती हुई तो वह कहेंगी,
फिर से शुरू करो। शनाया के पास कहने को कुछ नहीं था। आखिर वह और किसके पास जाती? अगर वह वैभव के पास जाती तो वह उसे सर पर बैठा लेता और शायद चप्पल पहनकर ही बाहर जाने देता। अनिका ने मुस्कुराते हुए उसका हौसला बढ़ाया। कार्यक्रम में अभी काफी समय है, आराम से अभ्यास करो, मैं यहीं हूं तुम्हारे साथ। लॉन में डूबती शाम की रोशनी के बीच ऊंची एड़ियों पर लड़खड़ाती शनाया अपने नए संसार की ओर धीरे धीरे लेकिन पूरे हौसले के साथ बढ़ रही थी। सीढ़ियों से नीचे उतरते हुए शनाया शाह हर कदम बहुत संभल संभल कर रख रही थी। उसे डर था कि फर्श कहीं फिसलन भरा ना हो। ऊंची एड़ियों में जरा सी चूक भी भारी पड़ सकती थी। उसी वक्त बाहर से करणवीर और आयशा अंदर आए। आयशा गर्भवती थी, इसलिए आज वह अपने मायके में ही खाना खाकर लौटी थी और ऑफिस से निकलकर करणवीर उसे लेने गया था। दोनों ही शनाया की असामान्य सावधानी देखकर ठिठक गए। क्या हुआ शनाया? आयशा ने चिंता से उसकी ओर बढ़ते हुए पूछा। पैरों में दर्द है क्या? अनिका हल्के से हंस पड़ी। इसके जूते देखो आयशा, ये ऊंची एड़ियों की आदि नहीं है। मम्मी ने कहा है कि बाहर थोड़ी देर चलने का अभ्यास कर ले ताकि निकलते वक्त आराम से चल सके। आयशा की नजर शनाया की स्टिलेडो हील्स पर गई, फिर उसके चेहरे पर। उसने स्नेह से शनाया के कंधे पर हाथ रखा और मुस्कुराकर बोली, मुश्किल तो है, लेकिन अगर तुम वैभव राणा के बारे में सोचो तो हर कठिनाई आसान लगने लगेगी। वह जानती थी शनाया का रास्ता अब लंबा था। अगर उसे वैभव की सामाजिक दुनिया में अपनी जगह बनानी थी तो उसे खुद को बदलने की कोशिश करनी ही होगी। करणवीर भी पास आया। उसने बस एक नजर शनाया के पैरों पर डाली और कुछ कहे बिना चुपचाप खड़ा रहा। मैं बाहर जाकर अभ्यास कर लूंगी, शनाया ने धीरे से कहा। जाओ, आयशा ने मुस्कुराकर चिताया, लेकिन ध्यान रखना गाउन पहना है, कहीं दाग न लग जाए। शनाया ने सिर हिलाया और भी सावधानी से कदम बढ़ाने लगी। अनिका उसके साथ बाहर चली गई। लॉन में कुछ चक्कर लगाने के बाद जब शनाया की चाल थोड़ी संतुलित होने लगी, अनिका ने चुपके से उसका एक छोटा सा वीडियो बना लिया और वैभव को भेज दिया। जब वैभव को पता चला था कि अनिका माधुरी मौसी की बेटी है तो उसने बिना किसी शोर शराबे के उसे अपनी ब्लैकलिस्ट से हटा दिया था। एक रात जब शनाया सो रही थी, उसने सोशल मीडिया खंगालते हुए अनिका की पोस्ट्स भी अनब्लॉक कर दी थीं। इसलिए अब अनिका का भेजा वीडियो सीधे उसके फोन पर आ गया। वीडियो के साथ एक संदेश था। कुछ समय पहले तक वैभव ने अनिका को हर जगह से ब्लॉक कर रखा था, लेकिन जिस दिन उसे पता चला कि शनाया मशहूर समाज सेविका माधुरी की बेटी है, उसी दिन उसने बिना किसी को बताए अनिका को ब्लैकलिस्ट से हटा दिया। इतना ही नहीं, उस रात जब शनाया सो रही थी, वैभव ने चुपचाप उसकी सोशल मीडिया प्रोफाइल देखी। उसने वह सेटिंग भी हटा दी जिसमें शनाया की पोस्ट्स अनिका से छिपाई जा रही थीं। आज उसी वजह से वह वीडियो सीधे वैभव तक पहुंचा। वैभव ने जवाब देने में देर नहीं की। अनिका उस मैसेज को देर तक देखती रही। उसकी आंखों में राहत भी थी और एक अनकहा डर भी। उसने कोई जवाब नहीं दिया। वह बस शनाया के साथ आंगन में टहलती रही ताकि शनाया आराम से चल सके, बिना किसी दबाव के। जब दोनों मुख्य गेट तक पहुंची, तभी अनिका की नजर अचानक बगल वाले विशाल बंगले पर पड़ी। वहां कई लग्जरी कारें खड़ी थीं। वह बंगला जिसे उसके पुराने पड़ोसी सालों पहले कर्ज चुकाने के लिए बेचकर चले गए थे। अनिका की मां चाहती थी कि वह बंगला खरीदकर दोनों प्रॉपर्टीज को जोड़ दिया जाए, लेकिन जब बात आगे बढ़ी तब तक बहुत देर हो चुकी थी। बंगला बिक चुका था और सबसे ज्यादा चिढ़ाने वाली बात, करणवीर तक, जिसे सबसे पहले खबर मिली थी, समय पर कदम नहीं उठा पाया। अनिका ने झुंझलाकर कहा, इतनी जल्दी किसने खरीद लिया? यकीन नहीं होता कि कोई हमसे भी तेज निकला। शनाया ने उसकी दिशा में देखा। क्या देख रही हो? वो बगल वाला बंगला हाल ही में बिका है। हमारा परिवार लेना चाहता था, लेकिन बस एक कदम पीछे रह गए। अनिका ने अफसोस से कहा, जिसके पास इतना पैसा है वो नया बंगला क्यों नहीं बनवाता? जमीन खरीदकर खुद का घर बना सकता था। शनाया हल्की मुस्कान के साथ बोली, दिल्ली अब पूरी तरह विकसित हो चुकी है। यहां इतनी बड़ी जमीन मिलना आसान नहीं, और जो छोटे घर मिलते हैं
वो ऐसे भव्य बंगलों के सामने कुछ भी नहीं। वह इलाका पुराने रईसों का था, जिन्होंने वक्त रहते दिल्ली की कीमती जमीनें खरीद ली थीं। अनिका ने सहमति में सिर हिलाया। इसीलिए जैसे ही खबर फैली कि वो बंगला बिकेगा, सब उस पर टूट पड़े। तभी बगल के बंगले से कुछ लोग बाहर निकले। अनिका की आंखें चौड़ी हो गईं। वो वही है। शनाया ने ध्यान से देखा और पहचान गई। ये आदमी यहां क्या कर रहे? आखिर किसने खरीदा है वो बंगला? जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ।